নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের আজকের এই বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমাদের এই টক শোর বিষয় হচ্ছে কমন প্রক্টোলজিক্যাল প্রবলেম। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আমরা যে বিষয়গুলো রয়েছে সবকিছু আমরা আলোচনা করব এবং এই প্রক্টোলজিক্যাল প্রবলেম বলতে কি বোঝায়, তার পাশাপাশি কি কি রোগ ইনক্লুডেড রয়েছে সেখানে, সবকিছু নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনাটা করব আমরা। আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়ে গেছি ডক্টর গৌরব শ্রীবাস্তব, যিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট জেনারেল ল্যাপারোস্কোপিক অ্যান্ড বেরিয়াট্রিক সার্জন এবং लेजर प्रॉक्टोलॉजिस्ट आईएलएस अस्पताल अगरतलाते। তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज वैनगार्ड के इस कार्यक्रम में। पहले ही जो चीज आपसे जानना चाहूंगा कि एक कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है कि स्टूल में ब्लड और दर्द रहता है। अगर किसी को स्टूल में ब्लड दिखा जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक स्टडी के हिसाब से पाया गया है कि लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो लाइफ में किसी न किसी टाइम पे इस प्रॉब्लम से जरूर गुजरती है कि जब स्टूल पास करते हुए या तो ब्लड नोटिस करती है या तो ब्लड पेनलेस होता है या दर्द के साथ आता है। ऐसी प्रॉब्लम कई बार होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन इसमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा इस प्रॉब्लम के लिए क्या कारण है इस प्रॉब्लम का, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग और पेन कॉमन प्रॉब्लम से लेके कैंसर तक की वजह से हो सकती है। तो अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो शायद कोई अंदर ऐसी बीमारी जो चल रही है जो आगे चल के खतरनाक भी बन सकती है, वो अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाएगी तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा और आप इससे निजात भी जल्दी पा पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हमेशा डॉक्टर से मिलके एग्जामिन करवाएं और बीमारी पता करवा के उसका इलाज करवाएं। इस प्रॉब्लम का मतलब रीजन क्या हो सकता है जो ब्लड अगर स्टूल में जाता है तो? कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। रीजंस हमारे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, दर्द के साथ हो रही है कि बिना दर्द की हो रही है। ब्लीडिंग का जो ब्लड आता है उसका कलर चेक करना होता है। या तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा जिसे कहते हैं फ्रेश ब्लड, जैसे कभी आपका उंगली कट जाए तो जिस तरह का रेड ब्लड निकलता है, या तो वैसा ब्लड आएगा, या गाढ़ा काले रंग का ब्लड आएगा जैसा उंगली कटने के बाद कुछ समय के बाद जब खून जम जाता है तो जिस रंग का दिखता है वैसा ब्लड आएगा। तो इस कलर के हिसाब से हमारी इंटेस्टाइन में ब्लड का सोर्स पता चलता है कि कहां से आ रहा है। अच्छा। अगर ब्राइट रेड ब्लड है तो इसका मतलब जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, जो पॉटी का द्वार है, उसके आसपास ही कहीं से इमीडिएटली ब्लीडिंग हुई है। अच्छा। इनका कॉमन रीजन है या तो पाइल्स या फिशर। अगर फ्रेश ब्लड है, ब्राइट रेड ब्लड है तो, और अगर डार्क ब्लड है तो दैट मीन्स वो हमारे इंटेस्टाइन के हायर एरिया से कहीं से आ रहा है। तो पहली तो ये हिस्ट्री आपकी चेक करी जाएगी कि किस कलर का ब्लड है। उसके बाद जब हम आपको एग्जामिन करेंगे तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स ब्राइट रेड ब्लड की आती हैं वो या तो पाइल्स है या फिशर है। फिशर में जो हमारे लैट्रिन का रास्ता है, पॉटी का रास्ता है, उसमें कट पड़ जाता है, वो फट जाता है, तो इट इज वेरी पेनफुल, तो उसमें दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है। पाइल्स में हमारे जो लैट्रिन के रास्ते के आसपास जो ब्लड वेसल्स नॉर्मली हमारी बॉडी में भगवान ने बना के दी हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे फूलती हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है लंबे समय से, या हमें ऐसी आदत कई लोगों को होती है कि पॉटी सीट पे कई देर तक बैठे रहते हैं, लोग पेपर पढ़ते हैं या दे रीड समथिंग, और तो उस वजह से उस एरिया पे प्रेशर पड़ता रहता है, वो ब्लड वेसल्स फूलती रहती हैं और फिर उनका एक टाइम पे वो रप्चर कर जाती है, फट जाती है, तो ब्लीडिंग होती है। दैट ब्लीडिंग इज पेनलेस, उसमें दर्द नहीं होता। तो जो कॉमन रीजंस हैं वो या तो पाइल्स है या फिशर है। अब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अच्छा। तो अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है आपको पाइल्स भी हो और साथ में फिशर भी हो। और अगर डार्क रेड ब्लड आ रहा है तो दैट मीन्स वो कहीं हायर अप से है, उसमें हो सकता है आपको पाइल्स या फिशर ना हो, तो उसमें लोकल चेकअप के साथ साथ आपकी एक एंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपिक जांच भी करानी पड़ती है देखने के लिए कि कहां से ब्लीडिंग है। दीज आर दी मोस्ट कॉमन रीजंस। अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाए कि
ये पाइल्स और फिशर्स और इंटेस्टाइन से जो ब्लड आता है, तो कॉम्प्लिकेटेड कौन सा ज्यादा है? जो डीप रेड कलर का ब्लड आता है उसमें ही कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ है कि दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब वो डेंजरस हो सकते हैं? दोनों ही इक्वली अमाउंट में कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमारी ये फिशर और पाइल्स हैं, इस एरिया में भी कैंसर बनना बहुत कॉमन है हमारे देश में। तो ये वाली ब्लीडिंग हमें पाइल्स के साथ ही होती है कई बार, और वो चेक करने पे ही पता चलता है कि अंदर में साथ में कैंसर भी डेवलप हो रहा है। तो और हायर अप ब्लीडिंग आती है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि कोई खतरनाक रीजन ही हो। कई बार ऐसे रीजंस पता चलते हैं जो बहुत इजीली मेडिकली ट्रीटेबल कॉजेज होते हैं। तो सोर्स ऑफ ब्लड से कंसर्न कम ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन बस बदल जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। इसलिए सोर्स ऑफ ब्लड और सोर्स ऑफ डिजीज पता करना जरूरी है। एक चीज तो रहता है, जब तक हमको कोई दर्द नहीं होता उस चीज पे हम उतना ध्यान नहीं देते। तो आपने बताया कि पाइल्स जब होता है तब उस टाइम में दर्द नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे जनरल ऐसा कुछ रहता है कि पेशेंट वो मतलब उसको ध्यान नहीं देते, ऐसा भी रहता है? बिल्कुल रहता है, और ये अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में चर्चा करना भी चाह रहा था कि हम पाइल्स को एक आम धारणा है कि अगर हम सर्जन के पास दिखाने जाएंगे तो वो सर्जरी ही बताएगा सीधे ही। तो अनफॉर्चुनेटली हम तब पहुंचते हैं सर्जन के बाद जब चीजें बहुत बढ़ चुकी होती हैं। पाइल्स की ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। तो अगर हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में अगर हम चेकअप करा लेते हैं तो उसका बड़े आराम से दवाइयों से और आपके खान पान के मॉडिफिकेशन से ट्रीटमेंट आराम से हो जाता है और फ्यूचर में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। फिशर भी अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपकी थोड़ी बहुत डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं और उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो जाता है, दोबारा नहीं होता है। अगर आप वेट करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो धीरे धीरे ये ग्रेड 1, 2 से ग्रेड 3 पे आ जाएंगे और फिर ग्रेड 4 एक स्टेज आती है जिसमें आपकी पाइल्स आपकी लैट्रिन के रास्ते से बाहर ही आ जाते हैं, वापस अंदर नहीं जाते हैं, और फिशर भी इतना बढ़ जाता है कि वो पेन आपको हर वक्त ही रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट फिर अनफॉर्चुनेटली सर्जरी ही बचती है। तो रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू गो आउट ऑफ हैंड, आप जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम है आप चेकअप करा लें। तो अगर अर्ली स्टेजेस में होगा तो वेरी इजीली आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट ले लेंगे और दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। ये पाइल्स और फिशर्स जो है उसका मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? जैसा मैंने बताया कि एज पर दी ग्रेड मेडिकल ट्रीटमेंट इनिशियली ऑलमोस्ट ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी आप डाइट ले रहे हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है या आपका सिटिंग ज्यादा रहता है जिस वजह से ग्रेविटी इसी एरिया पे ज्यादा असर कर रही है। तो आपके ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट मॉडिफिकेशंस एंड सम मेडिकेशंस, दीज आर फॉर द इनिशियल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ऑफ पाइल्स एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ फिशर। ये मेडिसिन आपको वीक, 10 डेज और मैक्सिमम मंथ के लिए लेनी होंगी। उसके बाद वो अगर आप फ्यूचर में भी डाइट का अपना हमेशा ध्यान रखते हैं तो ये दोबारा नहीं होते हैं फिर। लेकिन अगर प्रॉब्लम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पहुंच गई है और आपका फिशर इतना सिवियर हो गया है कि आपको पेन बराबर ही बना हुआ है, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर सर्जरी। लेकिन इसमें भी एक अवधारणा, एक मिथ है कि सर्जरी मीन्स कि वहां पे बहुत ज्यादा काटपीट की जाएगी और आपको बहुत दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको पेन बहुत होगा। लेकिन आजकल जो एडवांसमेंट्स आ गई हैं सर्जरी में, वी कैन ट्रीट दिस प्रॉब्लम्स विदाउट अ कट। बाहर से वी डोंट कट एनीथिंग, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं, कोई लॉन्ग टर्म ड्रेसिंग्स की जरूरत नहीं होती है। देयर आर स्पेशल स्टेपलर्स एंड लेजर्स जिनके थ्रू ये ट्रीटमेंट किया जाता है और बाहर से कोई कट वगैरह स्टिचेस नहीं लगा जाते हैं। तो वेरी अर्ली यू कैन जॉइन योर वर्क बैक, पेन कम होता है और बाद में रिकरेंस के चांसेस भी कम रहते हैं एज कंपेयर टू जो आज से 15 साल पहले सर्जरीज की जाती थी जिसमें काटा जाता था चीजों को, तो बड़े बड़े घाव बन जाते थे, बहुत दिनों तक ड्रेसिंग्स चलती थी। ये सारी चीजें अब नहीं होती हैं। तो सर्जरी, although the term is surgery, but ये कटलेस है, there is no cut involved in the treatment. तो एक चीज आपने बताया कि डाइट उसको मॉडिफाई करना, लाइफस्टाइल चेंजेस करना, वो स्टेज 1 और 2 के लिए काफी होते हैं बहुत हद तक। तो डाइट एक मतलब लगता है कि मेजर पार्ट है इस चीज का। Yes. तो
क्या क्या डाइट लेना चाहिए या फिर कैसा मॉडिफिकेशंस करना चाहिए, आपको क्या बोलेंगे इस बात? इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो डाइट मॉडिफिकेशन है, एक और लोगों में कंसर्न रहता है कि हम सर्जरी कराएंगे अगर और हमें दोबारा हो जाएगी ये प्रॉब्लम। तो डाइट मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस, कि ये चीजें दोबारा ना हो आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार ड्राइव करते हैं, यू टेक इट टू अ मैकेनिक, और उसमें जो फॉल्ट पता चलती है वो आपके गलत ड्राइविंग की वजह से है, तो मैकेनिक उस वक्त तो उसको ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। सिमिलरली जो हम डाइट मॉडिफिकेशंस बताते हैं उसमें हमारा मेन कंसर्न ये रहता है तो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, मिर्च मसाले कम करने हैं, डाइट में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। जैसे हम मैदा अवॉइड करें, डेयरी जो पैक्ड चीजें होती हैं जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, ये मोस्टली मैदे की बनी होती हैं, तो ये चीजें अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जैसे हम मिक्स आटा लेते हैं जिसमें 3-4 तरह के अगर अनाज मिलकर आटा बनाया जाता है, वो थोड़ा थिक होता है कंसिस्टेंसी में, इट इज डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट, सो बॉडी हैज टू मेक सम एफर्ट। तो जिस चीज को हजम करने में बॉडी को मेहनत करनी पड़े वो खाना शरीर के लिए अच्छा है। फाइबर रिच अगर आप डाइट लेंगे, सैलड्स ज्यादा लेंगे, सैलड्स में खीरा है, टमाटर है, और जो भी सीजनल फ्रूट है अगर आप वो ज्यादा लेंगे तो बॉडी में फाइबर का कंटेंट ज्यादा जाएगा। तो अल्टीमेटली द टारगेट इज टू मेक योर स्टूल सॉफ्ट एंड इजी टू पास। So the more the fiber is there in your diet, lesser the spices and masalas are there in your diet, and the more your physical activity in water intake is, the easier is for your body to expel whatever the waste you are eating. So these diet modifications, broad terms में eating complex and fiber rich things, increasing your water intake, trying to have some physical activity at least for an hour. 1 घंटा दिन में अगर आप तेज तेज चल भी रहे हैं वो एक्टिविटी आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है। तो जैसा मैं पहले भी पूछा था आपको, बहुत ऐसा भी देखा जाता है बहुत समय जो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, पेनलेस अगर होता है तो मैक्सिमम टाइम ही हम बहुत कुछ इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कभी कभार ठीक भी हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ठीक खुद ब खुद होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद ये जो इग्नोर कर रहे हैं वो लोग, उस वक्त तो ठीक हो गया, वो बाद में जाके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या उसका? देखिए, ठीक इसलिए हो जाता है कि जैसे बॉडी में कहीं भी अगर कट लग गया है आपके, बड़ा भी कट है, अगर आप उसमें ब्लीडिंग हो रही है और आप उसमें मान लीजिए स्टिचेस नहीं लगवाते हैं जाके, वो ब्लीडिंग तो अपने आप थोड़ी देर में रुक ही जाएगी अगर आप उसको दबा के भी रखेंगे थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली जो ये फिशर और पाइल्स हैं ये भी ब्लड वेसल्स और स्किन ही है, जो फटिंग तो ब्लीडिंग हुई, पेन हुआ, कुछ दिन में बॉडी उसको इनिशियल स्टेजेस में अपने आप मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करी, आपने चेकअप भी नहीं करवाया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, उसका क्या दवाई इनिशियली ले सकते हैं हमने नहीं ली, तो धीरे धीरे इनके ग्रेड्स बढ़ते चले जाएंगे। और जब ग्रेड बढ़ता है तो जितनी चीज खराब हो जाएगी उतना उसको ठीक करना मुश्किल है, उतना उसका रिकवरी पीरियड बढ़ जाता है। तो इनिशियली अगर कोई चीज दवाइयों से ठीक हो रही है तो फिर आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। और कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं कि फिशर का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फिस्टुला बनना, क्योंकि फिशर एक कट बन गया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन हमारी फट गई है, उसमें जब हम मोशन पास करते हैं तो मोशन उसमें लग के जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर घुस रहा है, तो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर रास्ता बना लेता है, फिर उसका रास्ता अंदर बन के एक दूसरी जगह एक फोड़े की तरह कभी कभी बन जाता है, वो फिस्टुला बन जाता है। फिर अगर आप फिशर ये पाइल्स अपने नहीं ट्रीट करा रहे हैं, पाइल्स का ग्रेड बढ़ रहा है, तो ये एक स्टेज के बाद बाहर आ जाते हैं प्रोलैप्स होके, इनमें अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ये फिर पेनफुल एक मास, एक लंप, एक गांठ की तरह फिर महसूस होते हैं, जिनको फिर काटने के बजाय कोई इलाज नहीं बचता। तो जो सर्जरी कटलेस हो सकती है फिर अल्टीमेटली उसको काटना ही पड़ता है क्योंकि वो ग्रेड इतनी ज्यादा हो गई है। एंड द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन और द मोस्ट सबसे खतरनाक चीज है कैंसर। अगर आप चीजें बहुत दिन तक टालते रहिएगा तो अल्टीमेटली किसी न किसी दिन या तो कैंसर ही शुरुआत से कारण था और हमने चेक नहीं कराया तो हमें पता ही नहीं चला, तो अर्ली स्टेज का कैंसर एडवांस स्टेज में बदल चुका होता है, या फिर बहुत ज्यादा दिनों तक अगर परेशानी रहेगी तो धीरे धीरे उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, मे बी
इमीडिएटली नहीं, बट मे बी 20 years डाउन द लाइन। तो जो चीज हम इनिशियली मैनेज कर सकते थे उसको हमने वेट किया कि वो खराब हो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस दे कैन बी फ्रॉम पेनफुल टू लाइफ थ्रेटनिंग, एनीथिंग कैन हैपन। एक चीज तो कॉमन चीज आप जो बोला कि वेट करते करते वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा, तो ऐसा तो मतलब मैक्सिमम टाइम ही होता है कि पेन नहीं हो रहा है, हम खुद पर खुद मैनेज कर रहे हैं, तो वो हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, सालों जा रहे हैं, हमको ऐसे ही चल रहे हैं और वक्त भी नहीं है कि डॉक्टर के पास भी जाए। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? और एक मीट भी रहता है ना उसमें कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी बोलेंगे, फिर सर्जरी एक बार हो गया तो मतलब दिनों मतलब हफ्तों तक उसको फेसिंग करना पड़ेगा, फिर बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, मतलब उसका दिन ऑफिस मिस होगा, बहुत कुछ रिलेटेड उसके साथ है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? तो जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि चेकअप जरूर कराएं, चाहे आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास ही जाएं, उस चेकअप जरूर कराएं। अगर आपको सर्जन के पास जाने में आपको ये झिझक है कि वो सीधे सर्जरी ही बता देगा, तो आप किसी न किसी से चेकअप जरूर कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से। सर्जन के पास जाने से, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक मिथ है, एक अवधारणा है कि वो सीधे सर्जरी ही बताएंगे, वो आपकी ग्रेड्स असेस करेंगे कि ये हमारी भी ILS में एक स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिस है कि वी ट्रीट द डिजीज एज पर द स्टेजेस एंड एज पर द टीचिंग दैट वी हैव हैड, कि ये ग्रेड है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, एडवांस स्टेजेस हैं तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। लेकिन हमारे पास या वर्ल्ड ओवर अब ऐसी एडवांसमेंट्स आ गई हैं कि वो सर्जरी भी विदाउट कट आपकी हो रही है, आपको कोई ऐसा ऑफिस मिस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन वेरी इजीली 2 दिन के लिए आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद यू कैन ज्वाइन बैक योर ऑफिस। कोई एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, इवन डाइट में भी लेटर ऑन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, क्योंकि लोगों को ये भी एक अवधारणा है कि हम इसकी सर्जरी कराएंगे तो हमारा मोशन पे कंट्रोल छूट जाएगा, कि वो रास्ता इतना लूज हो जाएगा कि हम मोशन रोक ही नहीं पाएंगे, या फिर लाइफ टाइम हमें खाने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो ये जो मोशन पे कंट्रोल छूटने वाली कॉम्प्लिकेशन है, ये पहले ओपन सर्जरीज में हुआ करती थी, क्योंकि उसमें कांटा इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से वहां के स्फिंक्टर्स, जो हमारे कंट्रोल करने के जो हमारे छल्ले हैं, वो डैमेज हो जाते थे। लेकिन बिकॉज हम अब कटलेस सर्जरी करते हैं तो उसमें ये चीज कॉम्प्लिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं, हो ही नहीं सकती है कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडली, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि खाना पीना लगभग नॉर्मल ही रहता है, लेकिन आपका खाना पीना गलत था इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हुई, तो अगर आप आगे भी गलत ही रखेंगे तो फिर हो जाएगी। वी कैन ओनली ट्रीट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, बट फ्यूचर रिकरेंस के दोबारा ना हो ये तो आपके हाथ में ही है। अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो लाइफ में दोबारा कभी नहीं होगा। तो ये जो आपने बताया कि एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली रहता है पेशेंट को कि डाइट चेंजेस और लाइफस्टाइल में चेंजेस जो है, फिर जब वो नॉर्मल लाइफ में कितनी देर तक वापस जा सकते हैं, तो एक सर्जरी के इमीडिएट कितने दिन के बाद वो नॉर्मल लाइफस्टाइल एकदम टोटली ज्वाइन कर सकते हैं और डाइट भी ठीक ठाक ले सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ प्रॉब्लम क्या है, बट एक मोटा मोटा रहता है कि सर्जरी के इमीडिएटली 1 दिन के लिए तो आप हॉस्पिटल में रहते हैं और नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर पे ऐसे कोई बेड रेस्ट हम किसी भी पेशेंट को एडवाइज नहीं करते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी अपनी नेक्स्ट डे से ही पेशेंट स्टार्ट कर सकता है। ऑफिस ज्वाइन करना है तो 2 दिन का गैप लेके पेशेंट ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं वापस अपना। कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे जिम जाना है या रनिंग जॉगिंग करनी है, तो वो 15 डेज के लिए अगर अवॉइड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और ड्राइविंग है, 4 व्हीलर ड्राइविंग है, 2 व्हीलर ड्राइविंग है, ये भी 10 डेज टू 15 डेज के गैप के बाद अपने आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। घर का काम करना है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना है, वॉक करना है, ये आप 3rd डे ऑनवर्ड यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज नहीं है एज सच। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इनिशियली फॉर 2 to 3 डेज थोड़ा डाइट लिक्विड रखते हैं, क्योंकि आपके एक ऐसे एरिया में ऑपरेशन हुआ है जहां से मोशन अगर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, तो लिक्विड डाइट इनिशियली रहती है। फिर उसके बाद सॉफ्ट डाइट फॉर अ वीक और सो। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद आप लगभग नॉर्मल डाइट जैसे रोटी सब्जी खाते हैं घर में, चावल सब चीजें वैसी ही हो जाती हैं। अवॉइड करना होता है बस मिर्च और मसाले, और ऐड करना होता है फाइबर इन योर डाइट आफ्टर 10 डेज और सो। और बहुत ज्यादा ऐसा चेंज नहीं करना होता, क्योंकि देखिए खाना मैं भी लगभग वही सब खाता हूं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम टचवुड अभी तक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मैं अपनी डाइट में वाटर इनटेक अच्छा रखता हूं, फाइबर इनटेक अच्छा रखता हूं,
और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ जरूर अपनी लाइफ में मैंने ऐड की हुई है, 1 घंटा हर रोज के लिए। यही चीजें आगे ध्यान रखनी है। एकदम। फिस्टुला का बात आपने किया है, तो ये फिस्टुला क्या है, थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो। पहले तो फिस्टुला पता कैसे चलेगा कि आपको फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम हो गई है? तो कॉमनली लोग क्या इसमें करते हैं, प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, या उनको क्या दिक्कत हो कि उनको लगे कि हमें ऐसा कुछ है। एक तो जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, पॉटी का रास्ता है, उसके आसपास कहीं पे एक पेनफुल गांठ बन जाएगी। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके बाद वो फट सकती है। फटती है तो उसमें कट से ही उसके बाद पेन गट्स बन जाएगा, उसके अलग। अच्छा, उसके अलग। कट तो फिशर है, उसके अलग, यानी कि लैट्रिन के रास्ते से थोड़ा सा दूर, इमीडिएटली उसमें नहीं, उससे थोड़ा सा दूर कहीं पे एक गांठ बनेगी, वो पेनफुल होगी, फूलेगी और फट जाएगी। जब वो फटेगी तो उसमें से पस निकलेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब फटेगी तो आपका पेन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो फूल रही थी तो आपको पेन हो रहा था। जैसे वो फटेगी, पस रिलीज हो जाएगा, आपका पेन ठीक हो जाएगा। आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे, वो पस ड्राई अप हो जाएगा, आप उसे फिर भूल जाएंगे। ये जो स्टेप है ये नहीं होना चाहिए। आपको उसको उसी वक्त चेक करवाना है, क्योंकि ये फिस्टुला की शुरुआत हुई है फिशर से। तो बॉडी ने एक रास्ता बना लिया है उस फिशर से बाहर, जहां पे वो गांठ बन के फटी है, तो एक टनल बन गई अंदर ही अंदर। वो टनल का एक मुंह पॉटी रास्ते के अंदर है और एक मुंह बाहर है जहां से वो फटा है। मतलब वो फिशर जो हुआ है वो एनल कैनल पे हुआ है, हाँ। और उसके बाहर, मतलब बॉडी के बाहर, हाँ। एक्सटर्नली वो फिस्टुला Yes. होके मैनिफेस्ट होता है। यस यस यस। अच्छा। तो देयर इज अ टनल अंडर द स्किन, जहां से वो इन्फेक्शन फैलते फैलते एक नई जगह खुल गया है। तो इस टनल को बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता। ये फिस्टुला अगर एक बार आपको बन गया तो फिर आपको सर्जरी करानी ही करानी है, क्योंकि दवाई उस टनल को सुखा नहीं सकती, क्योंकि बॉडी ने वो टनल बनाई ही इस तरह से है कि वो इन्फेक्शन बाहर ना फैले। वो उसको लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है बॉडी। तो जो भी आप मेडिसिन देंगे वहां तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि बॉडी ने उसको कवर कर रखा है अच्छा। डेड टिश्यू से। तो उसको निकालना ही पड़ता है, तभी वो ठीक होता है, नहीं तो इसकी और ब्रांचेस बनती रहती हैं। तो जितना ये एक्सटेंसिव होता जाएगा उतना डिफिकल्ट होता जाएगा इसको ट्रीट करना। तो जब आपको इनिशियल स्टेजेस में ही ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो इट इज बेस्ट कि चाहे पेन रिलीफ भी हो गया है, आप चेक जरूर करा लें इसको। सॉरी, अब इसको कंफर्म करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्लिनिकली हम देखते हैं, खुद से हम एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। दूसरा होता है इसका एमआरआई कराना। एमआरआई जब हम कराते हैं तो अंदर कहां टनल गई हुई है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, ये सारा क्लियर एमआरआई में दिख जाता है। अकॉर्डिंगली फिर उसकी सर्जरी प्लान की जा सकती है। तो ये फिस्टुला आपने बताया कि बाहर की तरफ से होता है, पल्स रिलीज होने के बाद तो पेन कुछ देर के लिए वो कम होता है। तो मतलब एक बार वो फट गया, उसका एंड वो नहीं है। हाँ, उसके बाद भी होगा कहीं ना कहीं पे, यही पे ही हो सकता है क्या? मोस्ट कॉमनली उसी जगह दोबारा बनता है। ओके। अगर ये साइकिल बार बार रिपीट होती रही, बना, फट गया, पेन रिलीव हो गया, कई बार लोग कई महीनों तक वेट करते रहते हैं, नहीं दिखाते हैं, 3-4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है, क्योंकि स्किन हमारी टफ होती है, फैट सॉफ्ट होता है, तो जो ये टनल बन रही है अगर वो स्किन में नहीं फट रही, बार बार फट रही है, तो स्किन थिक हो जाएगी और ये फैट में दूसरा रास्ता बना लेगा। फिर कहीं और से भी फट के निकल सकता है, या अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ चढ़ सकता है, फिर बाहर नहीं, फिर अंदर की तरफ फटता है, जो पता भी नहीं चलता है, वो एमआरआई में ही दिखता है। तो रादर देन वेटिंग कि हम ये चीज होने दें, इनिशियल स्टेजेस में अगर हम करवा लेंगे। फिस्टुला में भी 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। जो पहले सर्जरीज की जाती थी उसमें पूरा फिस्टुला को उखाड़ के निकाला जाता था, तो काफी गहरा गड्ढा बनता था और उसकी कई महीने, कई बार 2-2, 3-3 महीने तक ड्रेसिंग्स चलती रहती थी। लेकिन अब जो एडवांसमेंट्स आ गई हैं उसमें हार्डली 1 सेंटीमीटर के कट से फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो उसमें भी सेम ही रिकवरी है जैसी मैंने पाइल्स और फिशर की बताई, कि वीक और 10 डेज में यू बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो मतलब फिस्टुला अगर हो जाता है तब सर्जरी मैंडेटरी है। यस, ये होना ही होना है। यस, देयर इज नो अदर चॉइस। फिस्टुला, इसलिए फिशर अगर इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और फिस्टुला, फिशर की भी सर्जरी होती है,
कटलेस ही होती है, लेकिन फिस्टुला जब बन जाता है और अगर वो एक्सटेंसिव है उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर फिशर ठीक होने में 1-2 दिन में इट विल हील, लेकिन फिस्टुला की सर्जरी करते हैं तो आपको 1 हफ्ता लगेगा उसको हील होने में, और अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो गया है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। तो वेट नहीं करना चाहिए। मेन पॉइंट इसमें हमेशा ये रहेगा कि जब आपको प्रॉब्लम पता चले आप चेकअप जरूर करा लें उसका, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो और आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए। एकदम। एक और बात आपने बताया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिस्टुला बाहर की तरफ ना फटके अंदर की तरफ, तब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? और एक चीज तो हमेशा रहता है कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट अगर हम कंटिन्यूअसली, आपने बोला कि 2-3 महीने तक लोग ऐसा नहीं करते, तब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ऑप्शंस लोग नॉन सर्जिकल सोच के कई तरह के ट्रीटमेंट अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हम सर्जरी कराने जाएंगे तो बहुत बड़ा कट लगाया जाएगा और हमारी रिकवरी में टाइम लगेगा, प्लस रिकरेंस की दोबारा ना हो जाए। तो अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं, हम वेट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिस्टुला की 2 वेराइटीज हैं, लो फिस्टुला एंड हाई फिस्टुला। लो फिस्टुला सिंपल टू ट्रीट होता है, इजियर टू हील है। एक बार वो हाई में कन्वर्ट हो गया, एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सर्जन का पहुंचना भी मुश्किल है, तो उसको पूरी तरह से हील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो रिकरेंस का कारण बन जाता है कि वो फिर, क्योंकि इतना ऊपर तक पहुंच गया है कि उसकी ट्रीटमेंट के बावजूद वो दोबारा हो जाता है। फिर तो आप बीमारी को इस स्टेज तक ना पहुंचने दें कि उसका इलाज भी उतना ही मुश्किल हो जाए। अगर आप अर्ली स्टेज में कराएंगे तो कहने को सर्जरी है, बट इट इज अ वेरी स्मॉल सर्जरी जिसमें कोई बड़ा कट नहीं लग रहा है, जिसमें आपको बाद में कोई ड्रेसिंग्स नहीं करानी है, और आप अपना ऑफिस भी जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डर दिमाग से निकालना है कि सर्जन के पास हम जा रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी सर्जरी हो जाएगी। अब एडवांसमेंट्स ऐसी आ गई हैं कि इट इज अ वेरी माइनर सर्जरी इन द टर्म्स की जो दिखने में माइनर लगती है। छोटा कट लगता है तो रिकवरी इजी है आपकी। तो जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर्जरी के लिए मिथ्स तो है ही और डर भी है लोगों के दिमाग में, तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है इस फिस्टुला के ऑपरेशन में, और जो भी होता है सर्जरी के, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन भी क्या होता है, थोड़ा अगर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला तो आपने जैसा पूछा कि सर्जरी के दौरान क्या होता है, तो एक मिथ, एक डर ये है कि हमें बहुत पेन होगा सर्जरी में। तो सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया होती है आपकी, आपको सर्जरी के दौरान कुछ भी पता नहीं चलता है। इवन सर्जरी के बाद भी जो थोड़ा बहुत पेन होता भी है वो वेरी इजीली पेन किलर से मैनेज हो जाता है। कोई बहुत लंबी सर्जरी नहीं है, इट हार्डली टेक्स 30 to 45 मिनट्स पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने में। और अगर हॉस्पिटल स्टे की बात करें तो 99% ऑफ द केसेस में 24 आवर्स के बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर्जरी से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट्स कराए जाते हैं जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया की ड्रग्स दी जाएंगी तो आपका लिवर और किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है उसको असेस करने के लिए टेस्ट्स कराए जाते हैं। सर्जरी के लिए आपको सर्जरी के दिन या 1 दिन पहले रात को एडमिट किया जाता है। सर्जरी से करीब 6-8 घंटे पहले खाली पेट रखते हैं आपको, फिर आपको सर्जरी ओटी में शिफ्ट कराया जाएगा। ओटी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा और एनेस्थीसिया के दौरान आप ऑपरेशन जब हो रहा होगा तो आप रिलैक्स्ड अपने नींद में होंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सर्जरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आप रिकवर होंगे, आपको रूम में शिफ्ट करा दिया जाएगा। सर्जरी के बाद कुछ 4 से 6 घंटे के लिए आपको खाली पेट रखते हैं, उसके बाद लिक्विड्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 24 आवर्स जब पूरे हो जाते हैं यानी कि नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कुछ खाने की मेडिसिन ही दी जाती हैं और कुछ लगाने की दवाइयां होती हैं। घर पे भी आपको कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी पेन कुछ शुरू के 48 आवर्स के लिए होता है वो दवाइयों से इजीली मैनेजेबल होता है। वॉकिंग वगैरह आप अपनी नॉर्मल कर भी सकते हैं, जैसी आपकी कंफर्ट है उस तरह से आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं सर्जरी के बाद। तो फिक्स्ड सेटअप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं एंड थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेनलेस होती है, बट इट इज मैनेजेबल। आईएलएस अस्पताल में क्या क्या सुविधा रहेंगी? अगर कोई ये सब प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं तो क्या क्या सुविधा है पेशेंट्स के लिए? सबसे मेन है कि आप एक सर्जन से चेकअप करा सकते हैं। सर्जन की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स है आईएलएस हॉस्पिटल में।
ट्रीटमेंट जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कटलेस सर्जरीज हैं जो, या मिनिमम कट के साथ जो सर्जरीज हैं, स्टेपलर सर्जरीज हैं, ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लस एडवांस एनेस्थीसियाज, मॉड्यूलर ओटीज, एंड द बेस्ट थिंग इज कि यू गेट योर डायग्नोसिस आपकी हो जाती है, क्या टेस्ट कराने सारे इन हाउस अवेलेबल हैं, बाहर से टेस्ट कराने का ऐसा कोई हमारे एमआरआई तक अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट सर्जरी से रिलेटेड जो भी मॉड्यूलर एडवांस ओटीज हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, वो अवेलेबल हैं। पोस्ट सर्जिकल केयर के लिए एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ एंड ओटी असिस्टेंट्स, सो यू गेट द लेटेस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड ओवर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है, वो ट्रीटमेंट आपको आईएलएस में मिल जाएंगे। एकदम डॉक्टर साहब, एकदम आखिरी समय में है अब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ऑडियंस के लिए मैसेज बड़ा क्लीन एंड सिंपल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का इलाज आपके डॉक्टर के पास है। अपने डॉक्टर के पास जाने से ना डरें, अपनी प्रॉब्लम दिखाएं, क्योंकि प्रॉब्लम जब डायग्नोस हो जाएगी तो अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट इजी होगा और आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी फ्री हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर या सर्जन से कंसल्ट करें, सर्जरी वर्ड से डरे नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের এই বিশেষ টক শোতে আমরা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন ডক্টর গৌরব শ্রীবাস্তব। তিনি বিভিন্ন বিষয় কিন্তু এক্সপ্লেন করলেন আজকে আমাদের, এবং ফিস্টুলা থেকে শুরু করে ফিশার্স এবং পাইলসের কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়, এবং সাধারণ মানুষের যে সার্জারিকে নিয়ে একটা ভয়, একটা মিথ রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে, সেই বিষয়টাও কিন্তু পুরোপুরিভাবে এক্সপ্লেন করেছেন তিনি। আজকের এই বিশেষ টক শো এই পর্যন্তই। পরবর্তী লেটেস্ট নিউজ ও আপডেট দেখতে শুধুমাত্র চোখ রাখবেন নিউজ ব্যাংকারের পর্দায়। নমস্কার।